हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो उत्तराखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा वीडियो एवं बंदी रक्षक के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए, बिना देरी किए हम इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रभा नामक मासिक पत्रिका कानपुर से किसके द्वारा निकाली गई थी। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए कि प्रभा नामक जो मासिक समाचार पत्रिका है, ये किस स्थान से प्रकाशित होती है? कानपुर से प्रकाशित होती है। और किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? आपका सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये प्रभा नामक समाचार पत्रिका ये किस प्रकार की पत्रिका है? तो मासिक समाचार पत्रिका है। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा निकाली गई है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, तो इन चारों में से पुल्लिंग शब्द बताना है आपको, कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कि यहाँ पे पापड़ जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे नहीं, पुनरुत्थान ये शुद्ध शब्द कौन सा होगा? आपका सही उत्तर है कि पुनरुत्थान। ऑप्शन डी यहाँ पे सही लिखा गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय नामक जो शब्द है इसमें कौन सी संधि होनी चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि अभ्युदय में यण संधि होगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भिन्न है? तो इन चारों में से भिन्न कौन सा दिया गया है? आपका आंसर होगा कि यहाँ पे जो सर्प का अही ये यहाँ पे भिन्न दिया गया है, बाकी ये तीन समान हैं। बाकी सर्प का अही ये आपका भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि तर्कस का पर्यायवाची है। तर्कस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आपका आंसर होगा कि तर्कस का पर्यायवाची होता है आपका निसंग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो दोषहर्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? आपका आंसर होगा कि दोषहर्ता में प्रत्यय हो जाएगा आपका कौन सा? अर्ता। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो दोषहर्ता में अगर हम यहाँ से अर्ता अगर हटा दें, अर्ता शब्द को अगर यहाँ से पृथक कर दें, तो क्या बचता है? मूल शब्द बचेगा आपका यहाँ पे दोस्त। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? आपका सही आंसर है देशज प्रत्यय होगा घुमक्कड़। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो ये आप जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं होगा इन चारों में से? आपका आंसर होगा कि गुणवाचक ये सर्वनाम नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या दिया गया है? आपका आंसर होगा कि प्रेम शब्द एक प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पुस्तक का विशेषण क्या होगा? पुस्तक का विशेषण पूछा गया आपसे। आपका सही आंसर होगा पुस्तक का विशेषण होता है पुस्तकीय। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कहत नहट नटत रिझत रिझ खिसत मिलत, ये इसमें क्या कौन सा अलंकार पूछा गया है आपसे? इसमें कौन सा अलंकार होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि इसमें आपका दीपक अलंकार होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा जो शब्द है ये किस भाषा से संबंध रखता है, यानी किस भाषा का शब्द है? आपका आंसर होगा कि मुहावरा ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है मुहावरा? फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि युवान माँ के साथ छत पर घूम रहा था। युवान माँ के साथ छत पर घूम रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? काल पूछा गया है आपसे। युवान माँ के साथ छत पर घूम रहा था, कौन सा काल हो जाएगा? आपका आंसर होगा
अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वे कौन सा अव्यय है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव जमा देता है, उसको आप क्या कहेंगे? आपका आंसर होगा निपात कहते हैं उसको, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के लेखक कौन हैं? तो अतीत के चलचित्र ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है? आपका आंसर होगा अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध रचना है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पांचवां विश्व हिंदी सम्मेलन किस जगह हुआ? तो पांचवां क्रम का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? आपका आंसर होगा पोर्ट ऑफ स्पेन में उसका आयोजन हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये कब होता है? 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, और पांचवें क्रम का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये आपका पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में अर्धविराम कौन सा है? तो अर्धविराम का चिन्ह कौन सा होगा इन चारों में से? आपका सही आंसर है अर्धविराम का चिन्ह होगा आपका ये, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया, ये आपका क्या होगा? अर्धविराम होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? तो समाचार लेखन के प्रकार पूछा गया है आपसे, आपका आंसर होगा समाचार लेखन ये 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी पत्र में साप्ताहिक या मासिक प्रकाशित होने वाली विशेष खबर क्या कहलाती है? तो किसी पत्र में जो साप्ताहिक या मासिक प्रकाशित होने वाली जो विशेष खबर होती है उसको आप किस नाम से जानोगे? आपका आंसर होगा उसको सॉफ्ट न्यूज़ के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो सती प्रथा का अंत ये किसके समय काल में हुआ है? आपका सही आंसर होगा कि ये हुआ है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय काल में, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1789 में किस देश में क्रांति हुई थी? तो 1789 की जो क्रांति है वो किस देश में हुई है? आपका आंसर होगा कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई है। कौन सी क्रांति हुई है? फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। वाटरलू का युद्ध कब होता है? आपका आंसर होगा 1815 में ये एक युद्ध होता है जिसको हम वाटरलू युद्ध के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायतों में सुधार के लिए JVK राव यानी PVK राव समिति का गठन कब हुआ? तो PVK राव ये समिति ये किससे संबंधित है? तो पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों में सुधार लाने से संबंधित समिति है, और इस समिति का गठन किस वर्ष होता है? आपका आंसर होगा 1985 में, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी मिला हुआ है, और ये दर्जा कब दिया गया है संस्कृत को? आपका आंसर होगा 2005 को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? आपका आंसर होगा कि ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई है, गठन हुआ है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह का पीला रंग किस कारण से होता है? तो बृहस्पति ग्रह का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है? आपका सही उत्तर होगा ये होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि क्वींसलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये किस स्थान पर पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा कि ये आपका NE ऑस्ट्रेलिया यानी नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित 4 मठों में से कौन सा मठ कृष्ण को समर्पित है? तो कृष्ण को समर्पित मठ कौन सा होगा इन चारों में से? आपका आंसर होगा कि ये जो शारदा मठ है ये कृष्ण को समर्पित है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैत का समर्थक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा कि शुद्धाद्वैत का जो समर्थक वो आपका
इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ना ये थे इनके समर्थक, ना शंकराचार्य थे, ना रामानुजाचार्य थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये आपके लिए आसान सा सवाल होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन किस वर्ष होता है? आपका आंसर होगा कि 1952 को, यानी 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको सुपर कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं, एनडीसी भी कहते हैं जिसको, इसका गठन होता है 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो दक्षिण भारत की वो कौन सी नदी है जो अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है? आपका आंसर होगा कि वो आपकी नर्मदा नदी होगी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो आपका सही आंसर होगा कि ये जो नामचा वरवा है, ये आपकी क्या होगी? ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है? तो हार्न ऑफ अफ्रीका, इसमें से कौन सा देश शामिल है इन चारों में से? आपका आंसर होगा इसमें सोमालिया नामक जो देश है वो सम्मिलित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो अमृतसर की संधि ये किसके बीच में होती है? तो राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में होती है। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि। और ये संधि किस वर्ष हुई थी? आपका आंसर होगा कि 1809 में एक संधि होती है जिसको हम अमृत संधि के नाम से जानते हैं, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? तो नेशनल असेंबली पूछी गई है आपसे, ये किस देश की संसद का नाम है? तो जिस प्रकार से भारत की संसद का नाम क्या है? संसद है, ठीक उसी प्रकार से नेशनल असेंबली ये किस देश की संसद का नाम है? आपका आंसर होगा कि ये पाकिस्तान की संसद का नाम क्या होता है? नेशनल असेंबली होता है। फ्रांस की संसद का नाम क्या होता है? नेशनल असेंबली होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ए व बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है, आईएफएससी कोड हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होती है? तो आईएफएससी जो कोड होता है उसमें कितने अंक होते हैं? आपका आंसर होगा आईएफएससी कोड में आपके 11 अंक निर्धारित होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत आया था, तो साइमन कमीशन ये भारत, इनका आगमन कब होता है? आपका आंसर होगा साइमन कमीशन, इनका आगमन भारत में फरवरी 1928 में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती है कहलाती है, तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती है? आपका आंसर होगा, उसको कहते हैं हम क्या? मुहाना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, आसान सा सवाल होगा आपके लिए, विश्व गौरैया दिवस ये कब मनाया जाता है? आपका आंसर है 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, बलवन को दल चालीसा में किसने शामिल किया था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका कि बलवन को दल चालीसा में सम्मिलित किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बाबर ने तमगा नामक कर किस युद्ध के बाद समाप्त किया था? तो ये जो तमगा नामक ये एक प्रकार का टैक्स था, कर था, और ये किसके द्वारा समाप्त किया गया है? बाबर के द्वारा। और बाबर ने किस युद्ध के पश्चात इस कर को समाप्त कर दिया था? आपका सही आंसर होगा खानवा का युद्ध। तो खानवा का जो युद्ध है ये आपका कब होता है? ये होता है आपका, ये आपको 1539 में होता है। और ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जिमनी शब्द का अर्थ है, तो जिमनी नामक जो शब्द है इस शब्द का अर्थ क्या होता है? आपका आंसर होगा कि इस्लाम को न मानने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? जिमनी कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सजा पाए लोगों के संरक्षण के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपका आंसर है ये अनुच्छेद 22। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 15 सूत्रीय जो कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक समुदाय से के विकास से संबंधित है। और कब शुरू किया गया है? आपका आंसर होगा ये वर्ष 2005 में शुरू किया गया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष फ्रांस ने यमन चंद्रनगर
केरिकल को भारत को सौंपा था? तो किस वर्ष सौंपा था? आपका आंसर है ये सौंपा गया था 1954 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1887 में किसने लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना ये कब हुई है? आपका आंसर होगा 1887 में। और किस स्थान पर हुई है? तो लंदन में हुई है। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है? आपका आंसर होगा कि दादा भाई नौरोजी द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात कही गई है? तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? आपका आंसर होगा कि उसमें 2 प्रकार के समानता की बात की गई। ऑप्शन बी, आप ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एशिया के कौन से देश कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता? तो वो कौन सा देश है जो कर्क रेखा से होकर के नहीं गुजरता है? आपका आंसर होगा लाओस। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा कि WWW की खोज ये हुई थी आपकी कब? 1989 को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अभी कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, यानी वर्तमान समय में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? आपका आंसर होगा कि ये चल रही है 5वीं पीढ़ी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1 बाइट बराबर होता है, तो 1 बाइट बराबर कितना होगा? आपका आंसर है 1 बाइट बराबर होता है 2 निब्बल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है? तो इन चारों में से भाषा कौन सी नहीं होगी? आपका आंसर है कि ये जो फर्मवेयर है ये एक प्रकार की भाषा नहीं होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है घर घर जल से जुड़ने वाला 100वां जिला कौन सा है? तो घर घर से जुड़ने वाला 100वें क्रम का जनपद कौन सा है? आपका आंसर होगा चंबा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तो ये जो अगला प्रश्न है इसमें इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आपका आंसर होगा किदाम्बी श्रीकांत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने मलेरिया फ्री होने का लक्ष्य क्या रखा है? तो भारत सरकार के द्वारा मलेरिया फ्री होने का जो लक्ष्य है वो किस वर्ष तक रखा गया था? आपका सही उत्तर होगा कि ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है बुलबुल का संबंध बारबल से है तो मेंढक का संबंध किससे होगा? ये प्रश्न रीजनिंग से है। तो आपका सही आंसर होगा कि इसका जो संबंध है वो आपका क्रॉक से हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि SEVEN को कोड भाषा में 2 3 1 3 6 लिखा जाता है तो इसको हम किस भाषा में लिखेंगे? इसको इसमें लिखते हैं तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? यदि आप इस प्रश्न को अगर सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर है वो क्या निकलना चाहिए? ऑप्शन ए 6 4 6 3 ये आपका सही उत्तर निकलना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप से छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो द्वितीय अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा वो कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका टी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? आप जब इसको हल करोगे तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या निकलना चाहिए? 32। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गढ़वाल मातृ मंडल की स्थापना किसने की थी? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है गढ़वाल मातृ मंडल की स्थापना ये किसके द्वारा की गई है? आपका सही उत्तर होगा ये मथुरा दत्त नैथानी जी द्वारा की गई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नैनीताल से 5 मानव आकृतियाँ किस वर्ष प्राप्त हुई है? तो किस वर्ष प्राप्त हुई है? आपका आंसर होगा ये आपके 1999 में प्राप्त की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कोणधारी वन किसकी ऊंचाई यानी कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो भारत में कोणधारी जो वन है वो कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा कोणधारी वन ये पाए जाते हैं आपके 900 से लेकर के 1800 तक की ऊंचाई पर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मछली आभूषण
कहाँ पहना जाता है? तो मछली नामक ये जो आभूषण है, इस आभूषण को कहाँ पर धारण किया जाता है, किस अंग में इसको धारण करते हैं? आपका आंसर होगा कान में इस मछली नामक आभूषण को धारण किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य में पहली रिवर ट्रेनिंग नीति किस वर्ष से शुरू हुई? तो राज्य में पहली रिवर ट्रेनिंग नीति ये किस वर्ष शुरू होती है? आपका आंसर है ये शुरू होती है वर्ष 2016 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दीक्षित आयोग ने राजधानी गठन को लेकर अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो राजधानी को लेकर के एक आयोग गठित किया गया था जिसको हम दीक्षित आयोग के नाम से जानते हैं। इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? आपका आंसर होगा ये पेश की गई थी अगस्त 2008 में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस जनपद में ऊसर भूमि सर्वाधिक है? तो ऊसर भूमि सर्वाधिक किस जिले में है? आपका आंसर होगा कि चमोली जिले में सर्वाधिक ऊसर भूमि है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, हिमालय म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हिमालय म्यूजियम पूछा गया है आपसे, ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर है हिमालय म्यूजियम ये ऋषिकेश में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हिमालयन म्यूजियम, ये हिमालय म्यूजियम है, एक हिमालयन म्यूजियम वो आपके उत्तरकाशी में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, अलकनंदा से पानी पंप कराने की योजना किस वर्ष पास हुई? तो अलकनंदा नदी से पानी पंप कराने की जो योजना है ये किस वर्ष पास होती है? आपका आंसर होगा ये योजना 1976 में पास होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, हीरामणि और हरिकृष्ण किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो आपका सही आंसर होगा कि ये दोनों आपका ये जो देघाट कांड हुआ है उससे संबंधित हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गढ़फक किसका प्राचीन नाम है? तो गढ़फक ये किसका प्राचीन नाम है? आपका आंसर होगा कि गढ़फक ये पिरान कलियर का प्राचीन नाम है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। पिरान कलियर कहाँ पे अवस्थित है? यानी रुड़की के नज़दीक है पिरान कलियर, और इसका प्राचीन नाम क्या है? गढ़फक। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2 कूड़ी बराबर कितना शेर होता है? आपका आंसर होगा 2 कूड़ी बराबर होता है आपका 4 शेर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, देहरादून के नीट गांव के पास किसकी पेटियां मौजूद हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? किसकी पेटियां मौजूद हैं? आपका आंसर है कि ये खड़िया की पेटियां मौजूद है। देहरादून में खड़िया अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस जिले में अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थित नहीं है? तो ये आपका प्रश्न क्या है? नहीं पूछा गया है। आपका सही आंसर होगा पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित पर्यटन सूचना केंद्र है? तो आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी तीनों जगह पे है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है इन चारों में से? आपका सही उत्तर होगा गंधमादन, ये इन चारों में से सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य में औसत वार्षिक वर्षा किस स्थान में सबसे कम होती है? आपका आंसर होगा कि सबसे कम जो औसत वार्षिक वर्षा है वो टिहरी में कम होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है, और सबसे अधिक होती है आपकी मसूरी में। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप किस वर्ष आया था? तो सबसे अधिक तीव्रता का जो भूकंप है वो किस वर्ष आया था उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा कि वो आया था 1803 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विष्णु गंगा या धौली गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये जो धौली गंगा है इसका उद्गम, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका आंसर होगा इसका उद्गम होता है आपका देववन हिमानी से, देववन ग्लेशियर से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गहरे नीले रंग वाली ताल को कौन सी है? यानी गहरे नीले रंग वाली ताल कौन सी है उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा कि ये जो भड़ासर ताल है ये गहरे नीले वाली एक प्रकार ताल है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? आपका आंसर होगा कि विश्व में बांज की जो प्रजातियां हैं वो 40 प्रजातियां पाई जाती है। ऑप्शन ए सही है, और उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती है। और इन 5 प्रजातियों में से सफ़ेद जो प्रजाति है बांज की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रयोग है वो आपका पशु चारा के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है,
गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? आपका आंसर होगा, ये फैला हुआ है आपका 4.69 किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ पर्वत किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्वनाथ पर्वत कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा कि ये टिहरी में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन किस जनपद में हुआ? आपका आंसर होगा कि ये उद्घाटन हुआ है आपका कहाँ पे? देहरादून में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के पहले पाम गार्डन का उद्घाटन किस अकादमी में किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा कि ये किया गया है आपका वानिकी प्रशिक्षण अकादमी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, डाक विभाग ने किस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में विशेष लिफाफा जारी किया है? तो आपका सही उत्तर होगा, ये जारी किया गया है कालू मेहरा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्यास ऋषि मेला किस जनपद में लगता है? इंपॉर्टेंट मेला है ब्यास ऋषि मेला। ये कहाँ पे आयोजित होता है? आपका आंसर होगा, ये आपके पिथौरागढ़ में आयोजित होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य के जनगणना मंत्री कौन है? तो ये डाटा चेंज होता रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में किस धाम में सर्वाधिक पर्यटक आए थे? आपका सही उत्तर 2021 में पूछा गया है। सर्वाधिक पर्यटक ये कहाँ पे आए थे? आपका आंसर है, ये आपके केदारनाथ में आए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के SDG इंडेक्स में देहरादून को क्या स्थान मिला है? आपका सही उत्तर होगा कि ये स्थान मिला है आपका 35वां। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस उद्यान में सर्वाधिक हाथी हैं? आपका सही आंसर होगा कि सर्वाधिक जो हाथी हैं वो आपका कहाँ पे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, लखवाड़ बांध परियोजना से कितने राज्यों को फायदा होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, लखवाड़ जो बांध है ये आपके कितने राज्यों को फायदा पहुंचाएगा? आपका आंसर है, ये पहुंचाता है आपका 6 राज्यों को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा, जॉर्ज एवरेस्ट नामक जो हाउस है ये आपके मसूरी में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म कौन सी है? तो सबसे सफल फिल्म कौन सी मानी जाती है उत्तराखंड की? आपका आंसर होगा, घर जवाई जो फिल्म है ये सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। गढ़वाली भाषा की ये फिल्म है। और ये जो जगवाल है ये गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म है। मेघा ये कुमाऊनी भाषा में प्रथम फिल्म बनी हुई है। और सबसे सफल फिल्म आपकी घर जवाई हो जाएगी, गढ़वाली भाषा की फिल्म है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, टिप इन टॉप पर्यटन स्थल किस जनपद में स्थित है? तो टिप इन टॉप पूछा गया है आपसे, ये कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका आंसर है, ये लैंसडाउन पौड़ी में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो कत्यूरी नामक जो मानसरोवर पत्रिका है, कत्यूरी मानसरोवर नामक जो पत्रिका है, इस पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? आपका आंसर होगा बलवंत मनराल जी द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, महरा और फड़त्याल किस चंद शासक के मंत्री थे? तो महरा और फड़त्याल ये किसके मंत्री थे? आपका आंसर होगा कि ये सोमचंद के मंत्री थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किए थे? तो ये हस्ताक्षर सबसे पहले किसके द्वारा किए गए थे? आपका आंसर होगा कि ये किए गए थे आपके यानी इस प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से न इनके द्वारा किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमार वंश का 55वां शासक कौन था? तो आपका आंसर होगा कि 55वां जो शासक था वो सुदर्शन शाह था। कौन था? सुदर्शन शाह। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है
कि जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ है। इन चारों में से आपका सही उत्तर होगा कि ये कपरौली का जो युद्ध है ये किस किस के बीच में होता है, तो जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह के बीच में होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये एक 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब इसके अतिरिक्त अन्य भी मॉडल पेपर हम लाने का प्रयास करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।